जैसा कि सभी बच्चे की तैयारी अच्छी तरीके से हो रहे होंगे, इसके लिए मैं आप लोग को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि आप अच्छे से मेहनत करिए और इस बार 2025 में सम्मिलित होने वाले सभी विद्यार्थी बिहार बोर्ड की परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाइए। देखिए, इस बार 2025 के एग्जाम में बिहार बोर्ड के 12th हिस्ट्री में जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो गैस किए हैं, उस क्वेश्चन को अगर आप रिवीजन करते रहिएगा, बार बार उसको प्रैक्टिस अभ्यास करते रहिएगा, तो मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि वह क्वेश्चन इस बार बिहार बोर्ड 2025 में 100% आने की संभावना है। वो क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन अगर लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर में देखा जाए तो इस बार पहला जो प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है कि महावीर स्वामी के शिक्षाओं के बारे में बता दें या जैन धर्म की शिक्षा के बारे में बता दें। तो आपको पता है कि जैन धर्म की जो महत्वपूर्ण शिक्षाएं या उपदेश थे या महावीर की जो उपदेश थे, वो उपदेश 5 थे। तो 5 महाव्रत के नाम से भी जाना जाता है। पहला है सत्य। सत्य क्या है कि महावीर स्वामी कहते हैं कि इंसान को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, कभी भी झूठ ना बोलना चाहिए। दूसरा है अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है हिंसा ना करना, मतलब खून खराबा काट मार ना करना। तीसरा है अस्तय। अस्तय का मतलब हो गया कि चोरी ना करना। चौथा है परिग्रह। परिग्रह का मतलब हो गया धन, जिसको आप लोग संपत्ति बोलते हैं, इस संपत्ति को एकत्रित या इकट्ठा ना करना। और पांचवा है ब्रह्मचर्य। आपको पता है ये ब्रह्मचर्य है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में ब्रह्मचर्य का ही सिद्धांत जोड़ा था। पहले 4 सिद्धांत थे, लेकिन 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है इंद्रियों को बस में रखना, इंद्रियों को काबू में रखना। कहने का मकसद और मंशा ये क्या है कि ये 5 उपदेश या 5 सिद्धांत है। आप लोग घबराइएगा मत, आप लोग इत्मीनान से अगर यह क्वेश्चन आता है तो अच्छे से आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। मैं यह चीज बता रहा हूं, एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, समझा के बता रहा हूं। बहुत लोग सर का वीडियो देखे होंगे कि बहुत सारे लोग ने आंसर को निकाल के अपने से एडिट करके उसको लाइन बाय लाइन करके समझाते हैं। लेकिन मैं एक चीज आप लोग को बताना चाह रहा हूं कि आप जब किसी एग्जाम में बैठते हैं, बिहार बोर्ड के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में बैठते हैं, तो उसमें कहता है परीक्षार्थी अथा अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। कहने का मतलब है कि 13 से 14 लाख परीक्षार्थी इंटर के एग्जाम में सम्मिलित होते हैं, लेकिन सबका विचार अलग अलग होना था। ऐसा नहीं है सभी लोग एक बुक से नहीं पढ़ते हैं, सभी लोग अलग अलग से पढ़ते हैं। कोई एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, कोई एल्का के पेपर से पढ़ते हैं, कोई फिनलैंड से पढ़ते हैं, कोई बीबीडी से पढ़ते हैं। पढ़ते सभी हैं, लेकिन सबका उत्तर, सबका जवाब, सबका आंसर अलग अलग होते हैं। इसीलिए से आप कोशिश करिए, परीक्षार्थी जो भी हैं, मेरी बात अगर आप लोग को ध्यान में सुनाई दे रहा है, जो भी परीक्षार्थी हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के है, छपरा डिस्ट्रिक्ट के है, पटना डिस्ट्रिक्ट के है, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के है, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट के है, किसी भी, बिहार में आपको पता ही है 38 जिले हैं, ठीक है। 38 जिले के अगर स्टूडेंट मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग से यही एक विनती है, यही एक अनुरोध है, यही मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यही मैं एक अपील कर रहा हूं कि आप अपने शब्द में उत्तर को दीजिए। बोलने का बहुत सारे सर का वीडियो देखते होंगे, बहुत सारे यूट्यूबर का वीडियो देखते होंगे, बहुत सारे लोग अपना अपना विचार विमर्श रखते हैं, लेकिन नहीं, आप अपने शब्द में उत्तर दीजिए। तो मैं बस इस बात को फिर आगे की ओर बढ़ा रहा हूं कि इस बार फिर दूसरा क्वेश्चन अगर इंपोर्टेंट देखा जाए तो दूसरा क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट है, कार्बन 14 विधि के बारे में जानिए। कार्बन 14 विधि है क्या, उसके बारे में जानिए। सीधी सी बात है कि कार्बन 14 विधि जो है यह एक वैज्ञानिक तरीका है, टेक्नोलॉजी है। यह जमीन के अंदर में आज से तकरीबन पुराने दौर में क्या हुआ है, न हुआ है, तो कार्बन 14 विधि के तहत से इसकी खोज की जाती है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि यह वस्तु कितना नया है, कितना वस्तु पुराना है। तो इसका हम एक एग्जांपल आप लोग को देते हैं। इसके बारे में पहले कुछ जान लेते हैं, तब इसके बारे में जानें। कार्बन 14 विधि की खोज 1954 ईस्वी में किया गया था। कार्बन 14 विधि की जो खोज किया था, BF लीबी नाम का एक व्यक्ति था। कौन था? BF लीबी नाम का एक व्यक्ति था। और यह एक BF लीबी जो थे, यह एक महान केमिस्ट्री मैन, जिसको आप लोग रसायन शास्त्री बोलते हैं, ये अमेरिका के निवासी थे। इन्हीं के द्वारा जो है कार्बन 14 विधि का खोज किया गया था। इन्होंने अपना विचार दिया, इन्होंने कार्बन 14 विधि के बारे में बताया गया है कि कोई भी जानदार वस्तु हो, मतलब इतना तो बात जान लीजिए, जो भी जीवित वस्तु हो, जो भी सजीव हो, उसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 की मात्रा समान मात्रा में पाया जाता है, इक्वल, बराबर, एक रंग पाया जाता है। आप साधारण बोलचाल की भाषा में इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 और कार्बन 14 की मात्रा क्या समान, एक रंग पाया जाता है। लेकिन वो जीवित जब होता है तो उसका एक न एक दिन विनाश होता है, उनका एक न एक दिन मृत्यु होता है, उनका एक न एक दिन अंत होता है। तो जब कोई वस्तु का या जब कोई जीवित वस्तु का अंत होता है तो कार्बन 14 क्या होता है? क्षय, मतलब चलने लगता है, और कार्बन 12 रुक जाता है। कहने का मतलब विनाश के बाद कार्बन 12 का कोई काम नहीं है, वो रुक जाता है, और कार्बन 14 क्या होता है? क्षय, मतलब चलने लगता है। तो जिस वस्तु में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होगी
वह वस्तु उतना ही पुराना होगा। जाहिर सी बात है, आप एक एग्जाम्पल दीजिए कि किसी भी, आज पता है दुनिया में हर चीज में किसी न किसी रूप में कार्बन-14 की मात्रा किसी न किसी रूप में पाया जाता है। कार्बन पाया ही जाता है। आप किसी वस्तु को जलाते हैं तो आप जाहिर सी बात है, अगर ताजा जलाइएगा तो उसमें कार्बन ज्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में होगा, और वही वस्तु धीरे 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 पुराना होते जाएगा, अतीत हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा, तो उस वस्तु में क्या होगा, कार्बन की मात्रा कम पाया जाता है। तो इसलिए जिस वस्तु में कार्बन-14 की मात्रा जितनी कम होगी वह वस्तु उतना ही पुराना होगा। तो दो क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन क्या हो गया, महावीर के उपदेश या शिक्षा। दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया मेरे दोस्तों, कार्बन-14 विधि। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन जो आता है वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आज के सेट में मात्र 5 ही क्वेश्चन मैं तैयारी करने वाला हूं आप लोगों को, मेरी बात को ध्यान में रखिए। तीसरा क्वेश्चन जो है, हड़प्पा सभ्यता का विनाश या पतन के कारण 2 नंबर में पूछ सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन, तो आपको पता है पतन का मतलब होता है विनाश, पतन का मतलब होता है खत्म, पतन का मतलब होता है समाप्त, पतन का मतलब होता है अंत। हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था, इसमें बड़े बड़े इतिहासकार बहुत सारा अपना अपना कारण दिए, लेकिन मौखिक रूप से नहीं, लिखित रूप से 3-4 कारण अगर लिख देते हैं 2 नंबर में, तो आपको नेसेसरी है कि 2 नंबर आ जाएगा। इसको आप लोग अगर लिखना है हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण है, तो आप आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं बाबू, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित कारण है। अब इसका जो पहला पॉइंट दीजिएगा रोमन में पॉइंट देके लिखिएगा, ऐसा नहीं है कि टेबल की तरह 1 2 3 लिख दीजिएगा, वो गलत हो जाएगा। पहला पॉइंट दीजिएगा रोमन में, क्योंकि पॉइंट जब भी लिखा जाता है बाबू वो रोमन में ही लिखा जाता है। तो पहला कारण अगर मान लिया जाए, पहला कारण आर्यों का भी आक्रमण दे सकते हैं, कोई गलत नहीं कर सकता है। आर्यों आपको पता है कि 1100 से 1000 ईसा पूर्व में हमारे भारत में आए थे, तो इनके भी कारण क्या होता है, हड़प्पा सभ्यता पतन। दूसरा कारण है बाढ़ का आना। आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ था, बाढ़ के कारण ही इस सभ्यता का पतन हुआ। फिर तीसरा कारण है अग्निकांड। कहने का मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता को जब खुदाई किया गया तो बहुत सारा अवशेष प्राप्त किया गया था, अवशेष पदार्थ से यह अनुमान लगाया गया कि हड़प्पा सभ्यता को जला दिया गया था, अग्निकांड से मिला था, इससे भी अनुमान लगा लिया कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था। चौथा कारण है हूनों का आक्रमण। इन 4 कारण को रट लीजिए। पहला कारण है आर्यों का आक्रमण, दूसरा कारण है बाढ़ का आना, तीसरा कारण है अग्निकांड, और चौथा कारण है हूनों का आक्रमण। तो 3 क्वेश्चन हो गया मेरे दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है जो इंपोर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, या हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। सबसे पहली बात जान लीजिए, ठीक है, ये कंफ्यूज आप लोग दूर कर लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि सिंधु एक नदी है। सिंधु क्या है, एक नदी है, और इसी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता विकसित हुआ है। समझ में मेरी बात आ रहा है ना, कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता मुख्य रूप से अगर विकसित हुआ है तो सिंधु एक नदी है। सिंधु क्या है, एक नदी है, और इसी नदी के किनारे इस सभ्यता का विकास हुआ है और यह सभ्यता विकसित हुआ है। अब देखिए, हड़प्पा की खोज आप लोग जानते ही होंगे, 1921 ईस्वी में हुआ है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कौन किया है, दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, और यह हड़प्पा सभ्यता प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो मेरे दोस्तों 4 क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 5वां क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से ही है कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता क्यों कहा जाता है। मेरे दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह लोग तांबा और टीन, आपको पता है कि तांबा भी एक धातु है और टीन भी क्या एक धातु है, ये दोनों को मिश्रण करके, यह दोनों को मिश्रण करके, मिला करके या मिक्स करके वो क्या तैयार करते थे, कांसा तैयार करते थे। और कांसा तैयार करने का जो विधि होता है, तरीका होता है, तकनीक हड़प्पावासी लोग को आता था। तो जिनके कारण से क्या था कि हड़प्पा सभ्यता तांबा और टीन को मिश्रण करके, मिक्स करके कांसा तैयार करता था, जिसके कारण यह हड़प्पा सभ्यता दिन रात 4 गुना विकसित की ओर बढ़ने लगी। इसलिए मेरे दोस्तों हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो कैसा